क्या आप जानते हैं कि 23 साल के युवा को जिसको फांसी की सजा सुना दी गई हो और वो अपने आखिरी समय में किताब पढ़ रहा था, जिस समय अपने परिवार वालों से मिलना चाहिए उस समय वो किताब पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, ये पूरा का पूरा पेज पढ़ लेने दो मुझे, फिर इसके बाद में मुझे हंस कर ले चलना और मेरे हाथ भी नहीं बांधना और मेरा सर भी कफन से ढांकना मत, मैं ऐसे ही फांसी में चढ़ूंगा। हम बात कर रहे हैं वीर भगत सिंह की कि उनको फांसी की सज़ा सुनाने के बाद 12 घंटे में उनके साथ में ऐसा हुआ क्या क्या था। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, हम आपको ऐसे ही कहानी बताते रहेंगे। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए जेल के नियम क्या कहते हैं कि फांसी की सज़ा सुबह के समय में दी जाती है ताकि कैदी है जो अपने परिवार वालों से मिल सके और परिवार वाले उसको आखिरी बार देख सके और उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर चुके। लेकिन ये भगत सिंह थे जिनका प्रभाव इतना था कि अंग्रेजों ने खुद के नियम बनाए हुए खुद तोड़ दिया और लोहार जेल के बाहर लाखों करोड़ों की जनसंख्या में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ब्रिटिश सरकार को अपनी सत्ता की इतनी गहरी चिंता थी, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर सुबह तक हम इंतज़ार करते हैं तो सुबह तक भगत सिंह के मसीहा आएंगे और इनको छुड़ा कर ले जाएंगे और जो हमारी जेल है उसको धूल में मिला देंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने चुपचाप को शाम को ही फांसी का फरमान निकाला और सुनाया। जैसे ही सुना तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो घबरा गए थे, ये अचानक से कैसे हो गया। यहाँ पास से ब्रिटिश सरकार को घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पास से भगत सिंह का एक किस्सा और जुड़ा हुआ है कि जब उनको आखिरी समय में जब फांसी दी जा रही थी तब वो एक किताब पढ़ रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो कौन सी किताब थी, तो हम इस किताब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जिस वक्त भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे उसी वक्त जेल का वार्डन शरद सिंह कोडी आया और उसने देखा कि भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे हैं, वो भी आखिरी के समय में। कितनी चौंकाने वाली बात थी ये। और वार्डन ने जैसे ही देखा कि भगत सिंह के चेहरे पे कोई डर नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है और वो खामोशी से किताब पढ़ रहे, तो वो देखकर हैरान हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मौत के कगार में खड़ा, उसको फांसी कुछ देर में होने वाली हो और वो किताब पढ़ रहा है। ये सिर्फ भगत सिंह ही ऐसा कर सकते थे। अब जो किताब भगत सिंह पढ़े थे उस किताब का नाम लेनिन की जीवनी थी। जब वार्डन ने कांपती हुई आवाज़ से बोला कि चलो समय हो गया फांसी का, तो भगत सिंह ने कहा कि 2 मिनट और रुक जाओ साहब, पूरी किताब तो पढ़ लेने दो। जी हाँ, और फिर किताब पढ़ने के बाद तो कुछ पन्नों को वहीं पास मोड़ा और ऊपर हवा में उछाल दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगत सिंह ने कहा हो कि बस इन शब्दों का काम खत्म, यहीं पर समाप्त होते हैं। भगत सिंह की आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी चमक थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो, जिस मकसद के लिए वो आए थे उनका वो सपना पूरा हो गया हो। और ऐतिहासिक की माने तो उन्होंने कुछ पन्ने वहाँ से फाड़े भी थे और फिर हवा में उछाल दिए थे। और जब वक्त कार्रवाई का आया तो तीनों के तीन क्रांतिकारियों को अलग अलग कोठियों से निकालकर एक साथ में किया गया। ये वो पल था कि जब जेल के जो कर्मचारी थे वो रो रहे थे, जो जेल के अंदर कैदी थे वो भी रो रहे थे और जेल की दीवारें भी रो रहे थे। ये तीनों लोग आपस में ऐसे मिले जैसे बहुत सालों बाद दोस्त मिले हों। फिर तभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इन 3 वीरों ने, इनके आखिरी शब्द क्या थे? इन्होंने ये बोला था कि हमारे हाथ बांधे ना जाएं, हमारा जो चेहरा है उसको ढांका ना जाए, हम ऐसे ही खुलकर देखना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आज़ादी के मतवाले अपनी मौत को सामने देखकर कैसे गले लगाते हैं। उनकी दोस्ती उस आखिरी मोड़ के चट्टान की तरह थी जो कभी नहीं टूटती थी। और तीनों लोगों के चेहरे में कोई मौत का खौफ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे देशभक्ति का जो नमक है चुकाने की संतुष्टि थी। जब तीनों फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे तो उनके पैर हैं वहाँ पर डगमगाने नहीं। ये हम यूं ही नहीं कहते, जेल के रिकॉर्ड्स कहते और जो उस समय के अधिकारी थे उनका बयान ये कहता है। और कहते भगत सिंह का फांसी के पहले उनका वजन है वो बढ़ गया था और ये सबसे बड़ा देशभक्ति का, मानसिकता का, शांति का सबसे बड़ा सबूत था कि देशभक्ति ये होती है। जी हाँ, अब ये समय था कि जेल के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जो कैदी थे वो सलाखों के पीछे से देख रहे थे। फिर तीनों ने आपस में गले मिलकर अपना पसंदीदा गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, और हंसकर
फांसी को चूम लिया और बिना किसी झिझक के अपने गले में अपने हाथों से डाल लिया था। फिर वो समय 7:33 में लीवर खींचा गया और तीनों के तीनों चमकते हुए सितारे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इसके बाद भी अंग्रेजों की बेचैनी खत्म नहीं हुई। उन्होंने रात को ही जेल की दीवार को पिछले बारी तोड़ा और वहां पास से शवों को ट्रक में भरकर फिरोजपुर की तरफ ले गए और फिर वहीं पास उन्होंने मिट्टी के तेल से बॉडी को आधा जला यानी अध जली लाशों को सतलुज नदी में बहा दिया था कि ताकि जनता को इसका कोई नामो निशान ना मिले। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि भगत सिंह सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि युवा की एक सोच बन गए थे, देश की एक युवा की सोच बन गए थे कि जो कि कभी नहीं भूल सकती थी। और जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो लोग मशाल लेकर गए, जब तक अंग्रेज वहां से भाग चुके थे। यह घटना ब्रिटिश सरकार की नैतिक हार का सबसे बड़ा प्रतीक थी। आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होता होगा कि भगत सिंह ही क्यों सबके लोकप्रिय बने, और भी तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो हम आपको बता दें कि इस 23 साल के युवा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच के रखा था, क्योंकि जो इनकी सोच थी वो समाज में परिवर्तन लाना था, जो काम था उसके लिए परिवर्तन लाना था। इसके लिए इस युवा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच के रखा था। भगत सिंह का ये मकसद नहीं था कि अंग्रेजों को भगा देना है, और ना ही उनको राजनीति से कोई इतना मतलब था। उनका मतलब ये था कि जो समाज है, समाज को बराबरी से आज़ादी से जीने का अधिकार है। भगत सिंह साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह व्यवस्था के खिलाफ थे जो भेदभाव पर आधारित थे। उन्होंने ये दिखाया कि आज़ादी केवल पिस्तौल या बम से नहीं आती है, बल्कि विचारों की शान को ज्ञान से रगड़ने में आती है। अक्सर आपने भगत सिंह की चर्चा बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन जो राजगुरु और सुखदेव सिंह थे, यह भी बहुत बड़ा योगदान था। बल्कि इस संगठन के जो मेन मास्टरमाइंड थे वो सुखदेव थे। इन तीनों के पास इतना साहस था कि ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रखे थे। संडास केस से लेकर असबली बम कांड तक इनके पास सटीक योजना थी। इन तीनों के अंदर आपसी समझ ऐसी थी कि फांसी के फंदे तक साथ नहीं छोड़ा था इन तीनों लोगों ने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों लोगों की फांसी रुकवाई नहीं जा सकती थी, लेकिन इतिहास में यह एक बहुत बड़ा विवाद है। लेकिन क्या उस समय सरकार पर इतना दबाव बनाया नहीं जा सकता था फांसी रोकने के लिए? उस समय गांधी इरविन में अंग्रेजों ने यह सवाल खड़ा किया कि भगत सिंह ने खुद माफी की अपील नहीं की और उनके साथियों ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जबकि भगत सिंह के पिता कानूनी बचाव के लिए अंग्रेजों के पास गए थे, लेकिन भगत सिंह अपने पिता से नाराज हो गए थे और अपने पिता से बोला था कि मेरी मौत एक प्रभावशाली होगी जो आगे के युवाओं के लिए एक सोच बनकर रह जाएगी। और भगत सिंह ने सच ही कहा था। अब जैसे ही 24 मार्च को सुबह पूरे देश में पता चलता है कि उनके मसीहा को फांसी दे दी गई है, तो सभी लोग विद्रोह में उतर आए थे। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया था। कानपुर से लेकर कोलकाता तक सभी लोग विद्रोह में उतर आए थे ब्रिटिश सरकार के। और ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था कि फांसी देने से विद्रोह कम हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और भगत सिंह की फोटो हर झोपड़ी में, हर घरों में जाकर पहुंच गई और फैल गई। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, ये तीनों के तीनों अमर हो गए। पूरे देश में सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो क्या यहाँ पास एक सवाल उठता है, तो क्या आज भी भगत सिंह साहिब जिंदा हैं, उनकी सोच जिंदा है? अगर आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही अनोखी जानकारियाँ बताते रहेंगे।